नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो की जांच शुरू की है जिसमें राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर एक भगवा कपड़े पहने हुए एक हिंदू महंत सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी दे रहा है। वीडियो में भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति दिखता है जो कथित तौर पर खैराबाद नामक एक छोटे से शहर में स्थानीय महंत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जीप के अंदर बैठा हुआ है और सामने भगवा झंडे लिए हुए भीड़ को संबोधित कर रहा है। इस दौरान बैकग्राउंड में पुलिस की वर्दी में एक शख्स भी देखा जा सकता है। भगवा कपड़ों में व्यक्ति कहता है कि अगर कोई मुस्लिम इलाके में किसी लड़की को परेशान करता है तो वो मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करेगा और सार्वजनिक रूप से उसका बलात्कार करेगा। इस दौरान मस्जिद के सामने जुड़ी हिंदुत्ववादी भीड़ जोरदार जयकारे लगाती है। पुलिस का कहना है कि मामले में जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को इलाके से एक यात्रा निकाली जा रही थी। उस दौरान यात्रा एक मस्जिद के सामने पहुंची, उस वक्त का ये वीडियो है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि रमजान के महीने में मुसलमान सरकारी कर्मचारी 1 घंटे पहले ही ऑफिस से घर जा सकेंगे। आदेश के मुताबिक इस्लाम मानने वाले राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और ठेका कर्मचारी 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने में कार्य दिवस के दौरान 1 घंटा पहले कार्यालय या स्कूल से जा सकते हैं। भारत में महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो रहा है। आए दिन एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मालूम हो कि भारत में प्रति लीटर एलपीजी की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एलपीजी के 54 देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इनमें भारत में एलपीजी की कीमत सबसे ज़्यादा है। देश में इसकी कीमत 3.5 इंटरनेशनल डॉलर प्रति लीटर है। भारत के बाद तुर्की, फिजी, मोल्दोवा और यूक्रेन में एलपीजी की कीमत सबसे अधिक है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन में एलपीजी की कीमत 1 इंटरनेशनल डॉलर से भी कम है। वहीं अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल की महंगाई के मामले में भारत दुनिया में तीसरे और डीजल की महंगाई के मामले में 8वें नंबर पर है। यही नहीं, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत आम नागरिक की डेली इनकम का 0.6% है, जबकि स्पेन में ये 2.2% है। दूसरी ओर आम भारतीय की डेली कमाई का 23.5% पेट्रोल खरीदने में ही जा रहा है। पाकिस्तान में यह आंकड़ा 23.8% है और नेपाल में 38.2%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगी। ये लगातार 10वीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक रिवर्स रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई है। अब ये बढ़कर 3.75% हो गया है। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन को 13 सीटों पर जीत मिली है। विपक्षी दल आरजेडी को 6 सीटों पर, निर्दलीय उम्मीदवारों को 4 सीटों पर और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। एनडीए को मिली 13 सीटों में से 7 सीट बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 5 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जीत मिली है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं। चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जेडीयू विधान परिषद में सबसे बड़ा दल है जिसके पास अब 28 सीटें हो गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अलग अलग राज्यों के लोगों को अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली में संसद परिसर में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। शाह ने कहा कि जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तो ये भारत की भाषा में होना चाहिए। शाह ने हालांकि स्पष्ट किया कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के रूप में। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार रात को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिस तरह पीएम इमरान खान के कहने पर नेशनल असेंबली को भंग किया वो भी गैर कानूनी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पाकिस्तानी असेंबली का सत्र शनिवार को बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका खाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो शुक्रवार शाम यानी आज शाम को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही खान ने कहा कि शुक्रवार को उनकी पार्टी पीटीआई की संसदीय समिति की एक बैठक बुलाई जाएगी और वे आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ना जारी रखेंगे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि देश के वोरोडेंका शहर का हाल बूचा से भी भयावह है। अपने फेसबुक संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि यह वोरोडेंका में खंडहर बन चुकी इमारतों को खंगालने पर पता चला है कि यहाँ हालात ज़्यादा डरावने हैं और रूसी सेना के अत्याचारों की पीड़ितों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल के अनुसार वोरोडेंका की 2 इमारतों के मलबे के नीचे से अभी तक 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।